देखो, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और बहुत ही आसान काम है, वो है रेट ऑफ चेंज निकालना। बेसिक आइडिया रेट ऑफ चेंज का एक इंसान को क्लास 9 से रहता है। चेंज इन क्वांटिटी है ना, पर यूनिट। जैसे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर मुझे निकालना है, इसका मतलब हुआ चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। ये बेसिक आइडिया एक इंसान को क्लास 9 से रहता है। जब उसने एक्सेलरेशन पढ़ा रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब उसने वेलोसिटी पढ़ा रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज वाला वर्ड तुम्हारे लिए नया नहीं है। अभी क्लास 12th में जैसे अगर मैं कहता हूँ कि y अगर सपोज y अगर है ना x के साथ अगर वेरी कर रही है, यानी जैसे अगर x अगर वेरी कर रहा है तो y अगर वेरी कर रहा है, देन वी से दैट y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी गिवन बाय dy बाई डी एक्स। और सारे सवालों में जितने भी आज तुम्हारे सामने आएंगे, है ना, इलस्ट्रेशंस 6 इलस्ट्रेशंस हैं हम लोगों के पास आज जो हमें कवर करने हैं। उन सारे ही सवालों में तुम्हें यही dy बाई डी एक्स निकालना है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब कितने अलग अलग तरह के वेरिएबल्स आ सकते हैं तुम्हारे सामने, है ना। वॉल्यूम आ सकता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बस एक इंसान को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए और कुछ नहीं। तो एक दो सवालों में तुम्हें पता चल जाएगा कि करना क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। खैर, कुछ बेसिक्स जो तुम्हें जहाँ पर तुम अटक सकते हो उस पर मैं पहले ही बातचीत कर लेता हूँ। पहले तो थोड़ी लैंग्वेज के साथ क्लियर हो जाते हैं। जैसे अगर लिखा है ऐसा सवाल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका नोटेशन लिखने का ऐसा भी हो सकता है, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, है ना। दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। तीनों ही समान चीज़ें लिखी हुई है। देखो, ये और ये तीनों ही समान चीज़ें लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है अपने पास, y इस तरह से वेरी कर रहा है ना। y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, और जो डिपेंडेंसी है यहाँ देखो मैंने इस तरीके से डिनोट की हुई है ना। तो अगर मुझसे कोई ये पूछ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये देखो इसको पढ़ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 2। तो कैलकुलेशंस कैसे करनी है? सबसे पहले तो इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट कर लेना। देखो ये आ गया मेरे पास। डिफ्रेंशिएट करना तो सबको आता है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन स्किल्स लगेगी इस चैप्टर में, बेसिक डिफ्रेंशिएशन स्किल्स, कोई हाई फंटूस कुछ नहीं है। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स इक्वल्स टू 2 पर इसकी एक सर्टन वैल्यू रहेगी। अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ पर जाहिर सी बात है इस केस में डी वाई बाई डी एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ रहेगी। मुझसे एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ रेट ऑफ चेंज। जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर मुझसे, है ना, जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर मुझसे पूछेंगे डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश की वैल्यू, मैं बता दूंगा। जैसे इस केस में वाई डैश की जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल्स टू 2, वो आ गई है मेरे पास, है ना, इतनी। ये मेरा आंसर है। बस इस तरह के सवाल तुम एनकाउंटर करोगे तो एक ही जगह पर तुम अटक सकते हो। अगर सवाल के अनुसार, सवाल में मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल है जो 3-4 दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, और अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा है, तब तुम अटक सकते हो, है ना। तो बेसिक जो डिफ्रेंशिएशन एक इंसान को आना चाहिए, अगर उतना तुम्हें आता है तो उसमें फिर फंसोगे नहीं। तो वो जब सवाल तुम्हारे सामने आएगा एज इलस्ट्रेशन, तब मैं उसी वक्त तुम्हें वो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ वहीं पर सिखा दूंगा। अब जैसे इस तरह के सवाल आने वाले हैं, देखो, रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। रेट ऑफ चेंज को आगे से मैं आर ओ सी कहूँगा। रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब अगर किसी को पता चला स्फीयर का वॉल्यूम ही नहीं पता है, ले बताओ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, जब रेडियस की वैल्यू तुम्हारे पास 4 दी हुई है। तो इसमें जो फंक्शन बनेगा मेरे पास, हर सवाल में देखो तुम्हें फॉर्मूला तो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, जिस फॉर्मूले को तुम डिफ्रेंशिएट कर सको। क्योंकि देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो पता रहना चाहिए। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पर हमें ये बात लिख लेनी है दैट दिस इज with respect to radius when the value of radius is 4 सेंटीमीटर, है ना, वरना सवाल पूरा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो,
मुझसे पूछा है आप ये कैलकुलेट करके बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, यानी dv/dr मुझसे पूछा जा रहा है। कौन सी वैल्यू ऑफ रेडियस, जब रेडियस की वैल्यू 4 है तब। तो पहले मुझे dv/dr निकालना आना चाहिए। देखो dv/dr निकाला मैंने, ये कांस्टेंट है 4/3 पाई, वो बाहर आ जाएगा और r³ का 3r² हो गया। r की इस वैल्यू के लिए तुम्हें, r की इस वैल्यू के लिए है ना तुम्हें dv/dr निकालना है। तो ये देखो dv/dr को मैंने सिंप्लीफाई किया है और r की वैल्यू जैसे तुम 4 उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ये आंसर आ जाएगा अपने पास। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, dv/dr की देखो यूनिट्स क्या बन रही है, देखो ये तो नंबर है, r² की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी क्योंकि r सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, तो उसकी यूनिट्स dv/dr की सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगी। तो ये है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r = 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके के सवाल हैं। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तुमसे पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी दूसरे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जब हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा तब वहाँ तुम अटक सकते हो शायद, मतलब अटकने का कुछ है नहीं उसमें ऐसा, लेकिन वही एक केस है जो तुम्हें आना चाहिए किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो जब वो केस आएगा तुम्हारे सामने तब उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब ये शैडो वाले जो सवाल हैं अच्छे सवाल हैं, वैसे आज इलस्ट्रेशन में मैंने लिया नहीं है उसको, अच्छे सवाल हैं, लेकिन इसके ऊपर हम लोग आखिरी में बातचीत करेंगे है ना। पहले ही स्टार्टिंग में ही क्यों इस तरह के ज्योमेट्रिकल सवाल में बातचीत करके माहौल भारी नहीं करना चाहिए, अपने को आसान चीज़ों से शुरू करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग आखिरी में बातचीत करेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं बहुत बेसिक वाले कि ये स्फीयर, कोन है ना, सिलेंडर, ये सब के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब एक इंसान को पता होने चाहिए। तो ये तो तुम नोट डाउन कर लेना बस, है ना, उसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं है। हाँ ये चीज़ है समझाने की, ध्यान रखना थोड़ा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो जब ये मैं शैडो वाले प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा तभी इसको डिस्कस कर लूँगा मैं आखिरी में। अभी पहले आसान कुछ सवालों को देखते हैं फटाफट, ध्यान दोगे। लिखा है बलून जो कि स्फेरिकल है हमेशा, उसका रेडियस है वेरिएबल, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब जैसे ये चीज़ है ना, तुम्हें ये पढ़ना आना चाहिए, अगर ये पढ़ना नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये लिखा है, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये हमें कैलकुलेट करना है व्हेन द रेडियस इज 7। मैंने इस सवाल में गिवन टू फाइंड वगैरह कुछ अच्छे से लैंग्वेज लिखी नहीं है, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके दिखा दिया है। तो इसमें कायदे से ऐसा लिखा जाना चाहिए था कि गिवन क्या है इसमें, कहाँ है भाई, गिवन है कि एक स्फेरिकल बैलून है और टू फाइंड क्या करना है, बेसिकली ये है टू फाइंड वाली चीज़। आगे आने वाले सवालों में वैसे मैंने प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस एट r = 7, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो पिछले जैसा मैंने पिछले है ना डिस्कशन में अभी यहाँ पर करके दिखाया था तुम्हें, है ना, यही है। देखो सेम टू सेम dv/dr निकाला मैंने, एट r = 4 निकाला है, वहाँ एट r = 7 निकाला है। तो इस सवाल में तो कुछ नया है नहीं, ये r = 7 पर ये तुम कैलकुलेट कर लोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अगले सवाल की तरफ आते हैं, वो पिछली वाली चीज़ तो ऐसे डिस्कशन हो चुकी है। अब जैसे एक सर्कल आया मेरे पास, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ इतना। हाँ अब सुनो ध्यान से, जैसे अगर तुम्हें यूनिट्स देखकर, देखो यहाँ ध्यान दो, यूनिट्स पर ध्यान दो, लिखा है रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, dr/dt मेरे को देकर रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मुझे dr/dt मुझे देकर रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये चीज़ मुझे देकर रखी है। दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये मुझे देकर रखा है। तो ये तुमको अब सवाल से डिड्यूस करना आना चाहिए, और 2-3 सवालों में 3-4 सवाल, मतलब 6 सवाल तो बहुत है इस लैंग्वेज के साथ यूज टू होने के लिए। और तुम देखोगे इस सवालों का सॉल्यूशन बेहद आसान रहता है, बस तुम्हें सवाल को पढ़कर मेकआउट करना है कि भाई क्या गिवन डेटा है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो गिवन डेटाज ऑलरेडी जनरेट हो जाएंगे, वो गिवन डेटाज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और जो चीज़ निकालनी है ऑटोमेटिक आ भी जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो पूछा क्या है, ये देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया यानी dA/dt पूछा है जब r की वैल्यू 5 होगी। ये देखो ये मैंने लिखा है एकदम साफ सुथरा,
इस सवाल में देखो गिवन टू फाइंड वगैरह एकदम प्रॉपर लिखा। तुम्हें ऑब्वियसली वेरिएबल्स को डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा कि कैपिटल ए क्या है, स्मॉल आर क्या है ना। सवाल में तो स्मॉल आर इस्तेमाल हुआ नहीं है, कैपिटल ए इस्तेमाल हुआ नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो चीज़ें क्या है। तो इस तरह से सवाल पढ़कर तुम्हें मेकआउट करना पड़ेगा कि ये गिवन है और ये चीज़ हमें निकालनी है। अब एरिया का अगर किसी को फॉर्मूला ही नहीं पता है तब तो फिर मामला फंस जाएगा। पर शायद ही कोई दुनिया में ऐसा इंसान होगा जिसको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ना पता हो। एनीवेज, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ए को अगर मैं करूँगा तो डी ए बाई डी टी आएगा, पाई तो कांस्टेंट है। अब देखना आर के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता तो आता 2r dr बाई डी आर, और डी आर बाई डी आर हो जाता 1। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में है इसीलिए आर स्क्वायर जब डिफ्रेंशिएट होगा तो 2r तो होगा, फिर जब आर को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो डी आर बाई डी टी जनरेट होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये है जब किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, है ना, हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्स क्यूब है मेरे पास और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आता है 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स। एक्स को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये चीज़ 1 है, इसलिए इसको लिखते नहीं है। लेकिन जब तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मान लेते हैं अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं वो अदर वेरिएबल है अपने पास t ऐसा, तो इसमें एक्स क्यूब जब डिफ्रेंशिएट होगा तो ये होगा 3x स्क्वायर और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, मामला ऐसा रहेगा। ध्यान से। तो इस तरीके से, है ना, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और उसमें तुम देख सकते हो डी आर बाई डी टी की मेरे को वैल्यू तो ऑलरेडी देकर रखी थी, डी आर बाई डी टी मेरे को ऑलरेडी देकर रखा है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं। अब डी ए बाई डी टी मुझसे पूछा गया है आर की वैल्यू जब 5 होगी तब कितना होगा, तो आर की वैल्यू 5 रखूँगा, 2 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, और डी आर बाई डी टी 0.2 मेरे को देकर रखा था, बस मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट्स का तुम ध्यान रखना। देखो यहाँ पर यूनिट्स कैसी बनेगी, डी आर की यूनिट्स रहेगी सेंटीमीटर की, आर की यूनिट्स रहेगी सेंटीमीटर की, तो ये बना सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे डी टी की यूनिट्स रहेगी तुम्हारे पास सेकेंड्स की, तो ये मेरे पास यूनिट्स बनेगी। इस तरह से फाइनल आंसर तुम्हें लिखना है अपना। अच्छा, तो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन वाली चीज़ है ये महत्वपूर्ण है कि जब किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम किसी वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तब उसमें ये वाला टर्म जनरेट होता है। ध्यान से, क्योंकि ये रफर था इसीलिए इसको मैं कट ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको कट ऑफ कर दे रहा हूँ मैं। आगे बढ़ें। अब अगेन देखो देकर रखा है, अब तुम्हें चीज़ें बेहतर पिक होने लगेंगी। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। यूनिट्स देखो डी वी बाई डी टी देकर रखा है, ये देखो मैंने लिख लिया झटपट। यहाँ पर सब कुछ बताना पड़ेगा प्रॉपरली कि भाई वी हम लोगों ने कौन सा वेरिएबल अज्यूम किया है। अब मुझसे पूछा गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरफेस एरिया, यानी डी एस बाई डी टी मुझसे पूछा है एट आर इक्वल्स टू 2। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ये गिवन है डी वी बाई डी टी। हाँ, वी और एस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी का फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब, एस का फॉर्मूला इज, फॉर्मूला की लिस्ट पूरी लिख दी है मैंने, एस का फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गिवन है, ये पूछा है। अब बस कैलकुलेशंस की बात है, सुन लो देख लो ध्यान से कैसे कैलकुलेशंस की गई है। वी हमें पता है इतना है, और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो देखो यहाँ पर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब जब डिफरेंशिएट होगा 3r स्क्वायर जनरेट होगा, लेकिन आर को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एस सेम डिफरेंशिएशन तुम देख लेना, बहुत आसान है। आर स्क्वायर जब डिफरेंशिएट होगा 4 पाई तो बाहर ही रहेगा, आर स्क्वायर जब डिफरेंशिएट होगा तो 2r जनरेट होगा, और आर को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये चीज़ आएगी। अब जैसे तुम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये चीज़ जनरेट हो रही है। तुम सिंप्लीफाई कर लेना, मैंने बहुत ही नीटली येलो पेन से कैंसलेशन की है, तुम सिंप्लीफाई करना। डी आर बाई डी टी ऊपर नीचे कट जाएगा, 6/r आती है डी एस बाई डी टी की वैल्यू। सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई खुद से करना, क्रॉस चेक कर लेना मेरी भी कैलकुलेशंस, है ना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशंस में कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मेरे अनुसार ये आ रहा है डी एस बाई डी टी 6/r आ रहा है। तो डी एस बाई डी टी की वैल्यू आर इक्वल टू 2 पर, जैसे तुम आर इक्वल टू 2 पुटअप करोगे, ये 3 आ जाएगा तुम्हारे पास। यूनिट्स की जहाँ तक बात करें डी एस बाई डी टी की यूनिट्स क्या बनेगी, देखिए ध्यान से, ये देखो आर की यूनिट सेंटीमीटर, डी आर की यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे है सेकंड्स, डी टी की यूनिट्स है सेकंड्स, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये डी एस बाई डी टी एट आर इक्वल टू 2, यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मेन बात है यहाँ की, जब तुम डिफ्रेंशिएट करते हो वॉल्यूम को टाइम के रेस्पेक्ट में, तब ये वाली टर्म जनरेट होती है, इसका ध्यान रखना। अब इसकी वैल्यू उसने इसीलिए देकर नहीं रखी है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। देखो जैसे तुम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तुम्हारे पास डी आर बाई डी टी कैंसिल ऑफ हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। देकर रखा है, अच्छा एक बात और, जब भी कभी ऐसा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तुम्हें देकर रखा हो, ये देखो कि मान लेते ऐसे तुम्हें देकर रखा है कि वाई इज डिक्रीजिंग, है ना, एट द रेट ऑफ ऐसा, तो उसमें जब तुम रेट ऑफ चेंज लिखोगे तो प्रॉपर साइन के साथ लिखना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ध्यान देना। ये देखो डी आर बाई डी टी, आर क्योंकि डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर आर अगर डिक्रीजिंग है तो डी आर बाई डी टी पक्का नेगेटिव होगा। हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बहुत सारे सवाल लगाए हैं। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस मेरे को देकर रखा है, बहुत बढ़िया, बराबर एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये देखो मैंने लिख लिया -3, साइन के साथ लिखना हमेशा। फिर हाइट h इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये गिवन डेटा मैंने लिख लिया है। आर और एच मेरे को अलग से मेरे को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होगी, सवाल में ही देकर रखा है कि आर और एच क्या है। देखो आर रेडियस है, एच हाइट है, ये ऑलरेडी मुझे सवाल में देकर रखा है, इसलिए मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। गिवन डेटा को डायरेक्टली डी आर बाई डी टी और डी एच बाई डी टी के टर्म्स में लिखकर आगे बढ़ते हैं। पूछ क्या रहा है, तो पूछ ये रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आप निकालिए कब, जब आर की वैल्यू होगी 9 और एच की वैल्यू होगी 6। तो बस ये लिख लिया मैंने। अब वॉल्यूम का कुछ नहीं, क्योंकि कोई सिंबल नहीं देकर रखा था, मैंने बताया कि वॉल्यूम के लिए मैंने वी, कैपिटल वी सिंबल यूज़ किया है। और डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें कहाँ पर पूछी गई है, आर बराबर 9 और एच बराबर 6 पर पूछी गई है। चलो फिर शुरू करते हैं। डिफ्रेंसिएशन में मज़ा है, बस एक ही स्टेप है जहाँ ये रेट ऑफ चेंज वाले सवालों में थोड़ा मज़ा आती है। एक तो जब गिवन डेटा का तुम्हें कोई डायग्राम वगैरह क्रिएट करना हो, कोई ज्योमेट्री वाला सवाल हो, अच्छा है ना, या फिर ज्योमेट्री वाले सवाल में एक्सप्रेशन बनाने में आती है मज़ा। और दूसरा डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देकर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो दो वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे। एक बार आर स्क्वायर को बाहर रखा, ये देखो आर स्क्वायर को बाहर रखा, एच को डिफ्रेंशिएट किया, और एक बार एच को बाहर रखा और आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया। आर स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r रहेगा बाहर, और आर को फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर जब एच को डिफ्रेंशिएट किया आर स्क्वायर को बाहर रख के, तो डी एच बाई डी टी आया है। तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाया गया है, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, डी आर बाई डी टी और डी एच बाई डी टी दोनों साइन के साथ मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। डी आर बाई डी टी -3 था और डी एच बाई डी टी +2 था। जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूशंस किए, ये आ गया मेरे पास मसाला। अब मुझे ऑलरेडी देकर रखा है आर की वैल्यू जब 9 है और एच की वैल्यू जब 6 है, तब इस वैल्यू की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है, -54 पाई। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट आर इक्वल्स टू 9 एंड एच इक्वल्स टू 6 इज -54 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यूनिट्स का देखो मेरे को कैसे पता चल रहा है, यहाँ ध्यान से देखें। डी वी बाई डी टी जो मेरे पास बना है, देखो ध्यान से कैसे बना है। देखो आर स्क्वायर और डी एच ये मिलके बन जाए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये भी देखो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे देखो डी टी बना हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, मिनट में चला ना टाइम पूरा, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे डी टी का मिनट, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये मेरी यूनिट्स बन जाएगी डी वी बाई डी टी की। इस तरीके से मेरे पास ये आंसर फाइनल आ गया। इस बार देखो दो वेरिएबल पर वॉल्यूम डिपेंडेंट था, तो इस बार का डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बेटर था पिछले वाले सवालों से, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल थे तो अपने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। अगेन इसमें भी डी एच बाई डी टी वाली टर्म जनरेट हुई और डी आर बाई डी टी वाली टर्म जनरेट हुई, बिकॉज वॉल्यूम वॉज बीइंग डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है तुम्हारे पास कि एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एक कर्व है, उसमें हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर एब्सीसा और ऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज है वो समान रहे। रेट ऑफ चेंज मतलब डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी जहाँ पर सेम रहेगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट, लेट्स से द रिक्वायर्ड पॉइंट x0 y0 है, जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जब मैं निकालूँ, और सॉरी डी एक्स बाई डी टी जब मैं निकालूँ, और जहाँ पर डी वाई बाई डी टी जहाँ पर मैं निकालूँ, तो वो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और ऐसा पॉइंट मुझे खोजना है। मान लेते हैं ऐसा पॉइंट कर्व पर है, तो x0 को मैं y0 मान लेता हूँ। ऑब्वियसली अगर कर्व पर ये पॉइंट है तो कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो y0 स्क्वायर बराबर 8x0, ये चीज़ तो होल्ड करेगी ही करेगी, क्योंकि कर्व पर अगर है वो तो कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखो वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो भाई डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी में क्या रिलेशनशिप है वो निकाल लेते हैं। वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रिलेशनशिप है ना, डिफ्रेंशिएट करके x0 का y0 पर डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू होगी और डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू होगी
है ना, y को तो y नॉट रख दो। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x नॉट y नॉट अगर पुटअप करता हूँ तो ये चीज़ आएगी। अब यहाँ देखो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी का कैंसिल करने का नतीजा ये है, कारण ये है dy बाई डी टी उस पॉइंट पर x नॉट कॉमा वाई नॉट पर और dx बाई डी टी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर, दोनों सेम ही वैल्यूज़ हैं। तो इस वजह से इन दोनों को मैंने कैंसिल किया है। इससे मेरे पास वाई नॉट की वैल्यू आ जाती है, बहुत ही शानदार 4। और क्योंकि वाई नॉट की वैल्यू आ गई है तो एक्स नॉट भी आ जाएगा मेरे पास। वाई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर तो होगा ही होगा, बिकॉज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक्स नॉट की वैल्यू भी फिर मेरे पास आ जाती है। इससे मेरे पास इससे मेरे पास दोनों जो एक्स नॉट और वाई नॉट की ऑर्डिनेट और एब्सिसा की जो वैल्यूज़ हैं, यानी वो जो पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, वो कम्प्लीटली आ जाएगा। अब एक सवाल आखिरी जो है तुम्हारा एक ज्योमेट्रिकल सवाल। अच्छे और ज्योमेट्रिकल सवाल भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ इलस्ट्रेशन में तो नहीं लिया जा सकता। तो जैसे अभी ये ज्योमेट्रिकल सवाल है, इसमें सब कुछ स्टेटमेंट्स में अंग्रेजी के वाक्यों में लिखा हुआ है, डायग्राम तुम्हें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। और ये तो फिर भी आसान सवाल है, और कुछ बहुत अच्छे सवाल मैंने सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन सब सवालों को इलस्ट्रेशन में नहीं लिया जा सकता। इलस्ट्रेशन का पर्पस स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल में तुम देखोगे हम लोग किस तरह से डायग्राम बना रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से उन एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट करके जो गिवन डेटा है उसको सब्स्टिट्यूट करके जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लैडर है, देखो मैं समझा दूँ। ये वॉल है, तुम्हारे पास वर्टिकल वॉल है, ये लैडर है, उस पर स्लाइड हो रही है। तो अगर ये स्लाइड होगी तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद जो ए वाला पॉइंट है वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, और जो बी वाला पॉइंट है वो थोड़े समय के बाद ऐसा और लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है लैडर की जो लेंथ है, ये हमें ध्यान में रखना है। जो लैडर की लेंथ है 5 मीटर, जब लैडर गिर रही है अगेंस्ट द वॉल, लैडर का जो टॉप है वो जब वॉल को घस रहा है, तब उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि लैडर की लेंथ चेंज हो जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एट ऑल इंस्टेंट्स द लेंथ ऑफ द लैडर रिमेन्स द सेम, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जब ये जो लैडर का जो टॉप है उसको, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, मानते किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पर वो वाई दूरी पर है, उसकी जो हाइट है वो वाई है विथ रेस्पेक्ट टू सी पॉइंट। सी पॉइंट देखो फिक्स पॉइंट है, दीवार पर फिक्स पॉइंट है। सी तो मूव कर नहीं रहा है, ए और बी मूव कर रहे हैं। ए बी कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना, ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं। ए नीचे की तरफ आ रहा है और बी लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाई डिक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे ए नीचे आएगा ए सी की लेंथ कम हो जाएगी, और ए सी ही वाई है। तो डी वाई बाई डी टी हैज़ टू बी नेगेटिव। ये जो हमें कैलकुलेट करना है ना डी वाई बाई डी टी, इसमें देखो पूछा गया है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। मतलब पूछ रहा है जैसे अगर किसी एक सर्टेन इंस्टेंट जब लैडर टिकी हुई है दीवार पर, तो उसमें जो लैडर की जो हाइट है वो किस रेट से गिर रही है, किस रेट से डिक्रीज़ कर रही है। तो बेसिकली ये पूछा है मुझसे किस वैल्यू पर, जब जो लैडर का जो फुट है जब 4 मीटर दूर है दीवार से, तब मुझसे पूछा गया है कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी। भाई वाई तेज़ी से घट रहा है तो उसके घटने की दर, उसके घटने की रेट मुझसे पूछी गई है। जब लैडर का जो फुट है, फुट ऑफ द लैडर इज़ बी, जब लैडर का जो फुट है वो कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, तो अब ध्यान देना, डी एक्स बाई डी टी मुझे देकर रखा है कि कांस्टेंट, मतलब देखो तुम बी जो है जैसे जैसे दूर जाता जाएगा सी से, इसका मतलब क्या है, एक्स बढ़ रहा है। तो जो एक्स के बढ़ने की रेट है वो मुझे देकर रखी है। देखो किस प्रकार से, इंग्लिश लैंग्वेज में देखो कैसा लिखा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कौन सा डेटा है, देखो ध्यान से देना। जो फुट ऑफ द लेडर है कितनी दूरी पर है सी से, एक्स दूरी पर मान लेते हैं। तो अगर उसे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से अगर खींचा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो एक्स है उसके बढ़ने की जो रेट है वो मुझे देकर रखी है। स्पीड क्या होता है भाई, डी एक्स बाई डी टी तो रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज एक्स। और ये जो पोजीशन है ये एक्स दूरी जिस रेट से बढ़ रही है वही तो इस पॉइंट बी की स्पीड है। तो डी एक्स बाई डी टी मुझे देकर रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ ऐसा ही में कर लेते हैं क्योंकि ये मीटर में है। देखो तो 2 सेंटीमीटर को कर लिया कन्वर्ट मैंने 0.02 मीटर पर सेकंड में, जहाँ पर एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल। तुम अच्छे से लिख लेना, यहाँ जगह की कमी थी। अब एक्सप्रेशन भी तो जनरेट करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना किसी भी एक सर्टेन इंस्टेंट जब फुट ऑफ द लैडर इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सी एंड
टॉप ऑफ द लैडर ए इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम c, तो ये x और y हमेशा एक रिलेशनशिप फॉलो करेंगे और वो ये है, क्योंकि ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हमेशा 5 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने बना लिया 5 स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड टी के रेस्पेक्ट में, तो ये चीज़ आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा 2x dx बाई dt, और वाई स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 2y dy बाई dt। ये चीज़ आ गई मेरे पास बढ़िया सी। अब इसका क्या करना है भाई, पूछा क्या है वो देखो, dy बाई dt पूछा है तुमसे x बराबर 4 पर। तो अब ध्यान देने लायक बात ये है कि x जब 4 होगा तब y कितना होगा, ये तुम कैलकुलेट कर लो, क्योंकि लेंथ ऑफ द लैडर तो 5 ही रहने वाली है। जब ये वाली दूरी यहाँ पर, ये वाली जब दूरी 4 होगी तो ऑब्वियसली ये 3 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो जैसे ही ये डेटा x जब 4 होगा y जब 3 होगा, जैसे ये डेटा तुम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। x और y की वैल्यूज़ 4 और 3 रेस्पेक्टिवली मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो dx बाई dt x बराबर जब 4 होगा, dy बाई dt जब x बराबर 4 होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बराबर 0। तो dx बाई dt है ना, ये तो मुझे पता है हर इंस्टेंट पर dx बाई dt क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और +2 इसीलिए क्योंकि x बढ़ रहा है, तो dx बाई dt पॉजिटिव रखा मैंने। और यही तो मुझे निकालना है dy बाई dt एट x इक्वल टू 4। तुम अपने आप देखना माइनस में आ रहा है, कैलकुलेशन तुम कर लेना है ना। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो उसको डिटेक्ट करके मुझे बता देना। वैसे सिंपल है कैलकुलेशन, दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो dy बाई dt की वैल्यू तुम देख सकते हो माइनस में आ भी रही है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है रेट ऑफ डिक्रीज़, अगर मैं रेट ऑफ चेंज लिखता तो यहाँ -8/3 लिखता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि भाई हाइट डिक्रीज़ कर ली, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया है ना। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑफ लैडर ऑन वॉल कितना आ जाता है फिर मेरे पास, ऑफ लैडर ऑन वॉल, ये चीज़ आ जाती है मेरे पास 8/3 सेंटीमीटर्स। अब बस इसमें मैं तुम्हें बता दूं भाई, शैडो वाला अगर कोई सवाल आया तो उसमें सिमिलरिटी लगाना। एनसीईआरटी में शैडो वाला अगर कोई सवाल आया तो एनसीईआरटी बना के इक्वेशन बना लेना, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। देखो सिंपल, h/y बराबर h' अपॉन ये QR वाली लेंथ है y माइनस x। इसमें तुम ये समझ लो ये एक लैम्प पोस्ट है तो, और ये एक आदमी खड़ा है, तो ये देखो QR लेंथ की उसकी शैडो बनेगी। जब तुम नोट्स बनाओगे तब उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है वैसे, है ना। तो ध्यान रखना जो लेंथ ऑफ शैडो है कैसे निकालते कैसे हैं, जब तुम लैम्प पोस्ट के वो जो लैंप है उसके जब तुम आदमी के सर से ये वाली लाइन जब ज्वाइन करोगे और उसको जब आगे करोगे तो फिर आदमी के पैर से लेकर ये जहाँ टकराएगा ये वाला पॉइंट है ना, ये QR रहेगी लेंथ ऑफ शैडो। अब शैडो की लेंथ कैसे निकालनी है मैंने तुम्हें बता दिया है, और उसमें इस सिमिलरिटी वाले रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना। सिमिलरिटी से आया ये सिंपल, सबने 10th क्लास में सिमिलरिटी तो पढ़ रखी है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, देखो आदमी है यहाँ पर, ये आदमी है, तो आदमी किस रेट से आगे जा रहा है, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं x मानूँ तो dx बाई dt इज़ द स्पीड ऑफ मैन, ध्यान से। अब इसमें एक सवाल बहुत पॉपुलरली पूछा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, यानी जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे शैडो की लेंथ भी चेंज हो रही है। तो जो शैडो की लेंथ है y माइनस एक्स, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ये है, तुम निकालते बैठना फिर जो सवाल में गिवन डेटा है उसके अनुसार। डी बाई डी टी ऑफ वाई माइनस एक्स, दिस इज लेंथ ऑफ शैडो, दिस ऑपरेटर व्हाट इट डज इज रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वाला ऑपरेटर है ये। जैसे ये इस पर चलेगा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। अच्छा, दूसरा एक एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज़ करता है वो मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। बाय डेफिनेशन दिस इज़ नथिंग बट, रेवेन्यू की जब बात होगी मतलब कुछ बिका है तो मुझे कुछ मिला है, तो कितना मिला है विथ रेस्पेक्ट टू कितना बिका है, ये है ना। रेवेन्यू का बात है भाई, प्रॉफिट का बात है, कुछ बिका होगा तो उसमें मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ आइटम्स तुमने सेल किए हैं, किसी भी एक सर्टेन इंस्टेंट पर एक्स नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड हुए हैं, और रेवेन्यू उस वक्त जितना भी है, तो रेवेन्यू वर्सेस, है ना, क्या चल रहा है मामला, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। तो रेवेन्यू का फंक्शन तुम्हें दिया हुआ होगा एक्स के टर्म्स में, यानी नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड के टर्म्स में कितना बिका उसके टर्म्स में दिया हुआ होगा, तो उसमें मार्जिनल रेवेन्यू MR वो ये है DR बाई DX। सेम वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट कब आती है अपने को, जब अपन कोई आइटम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मान लेते हैं एक्स आइटम्स प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में मान लेते हैं अपने को C कॉस्ट आई है टोटल, तो DC बाई DX इज़ मार्जिनल कॉस्ट। तो DC बाई DX या DM बाई DX, सॉरी DC बाई DX या DR बाई DX, दिस इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट का फंक्शन तुमको दिया हुआ होगा कि भाई एक्स आइटम्स प्रोड्यूस करने में मान लेते हैं अपने को इतना
कॉस्ट आता है, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ कॉस्ट दिया है 2x² + 5x, ऐसा कि भाई अपने को एक्स आइटम्स प्रोड्यूस करने में इतना कॉस्ट आ रहा है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट एट x = 1, ऐसा। ये तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे अपन। ये हो जाएगा 4x + 5 एट x = 1। कितना हो जाएगा ये, x = 1 है जब, तो ये आ जाएगा 9 मेरे पास, है ना। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लेना, बहुत ही साधारण सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ चेंज वाला जो अपना टॉपिक है उसको करते हैं ओवर। ये अलग से एक्स्ट्रा मैंने सिखाया हुआ है तो इसकी नीड नहीं है ना, या तो चाहो तो लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, अभी ओवर करते हैं। ओके।